है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन असल में रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड होती है। हमने ये देखना होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितनी स्पीड में प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक रिएक्टेंट कितनी स्पीड में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस इस तरह के होते हैं जो एक स्टेप पर नहीं होते, मतलब वो 2-3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन 2-3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, 2-3 उसके अंदर स्टेप होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अब हमें उन 2-3 स्टेप्स में से कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेप है जिसके ऊपर पूरे का पूरा केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। हमें ओवरऑल रिएक्शन का रेट पता लगाना होता है, और ओवरऑल रिएक्शन का रेट 3-4 स्टेप वाले रिएक्शन में किस तरह से हम लगाएंगे, हम इसमें ये चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, और रेट के बारे में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द स्पीड एट विच द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट कितनी स्पीड में बना रहे हैं, वो हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब यहाँ से देखें, इफ अ रिएक्शन अकर इन सेवरल स्टेप्स, अगर एक रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होता है, वन ऑफ द स्टेप इज द स्लोएस्ट, उनमें से एक स्टेप जो होगा वो सबसे स्लो होगा। मतलब लेट्स सपोज एक रिएक्शन है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप तेज हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों की स्पीड डिफरेंट होगी, लेकिन चारों में से एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, द रेट ऑफ दिस स्टेप डिटरमिन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, और उस स्टेप का जो रेट होता है वो पूरे रिएक्शन का रेट होता है। मतलब अगर हमने एक ऐसे रिएक्शन का रेट निकालना है जो 3-4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम उस स्टेप को देखेंगे जिसका रेट सबसे स्लो होगा। ठीक है, सबसे स्लो स्टेप जो है वो कंट्रोल करेगा पूरे के पूरे रिएक्शन को। तो हम ये बात कहेंगे द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक रिएक्शन 4 स्टेप्स में हो रहा है, तो वो जो सबसे स्लो वाला स्टेप है, लेट्स सपोज एक रिएक्शन 4 स्टेप्स में हो रहा है, पहला स्टेप तेज था, दूसरा तेज था, तीसरा सबसे स्लो था, चौथा फिर तेज था। अब मुझे बताएं कि जब तक जो तीसरा सबसे स्लो था, जब तक वो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, चौथा स्टेप पे रिएक्शन नहीं जाएगा। मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा स्टेप सबसे स्लो था, अब वो वाला स्टेप पूरे रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक उसने कंप्लीट नहीं होना, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ना। इसलिए जो सबसे स्लो स्टेप होगा एक मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर, तो वो वाला जो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। ठीक है, दिस स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, जैसे हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले में भी पढ़ा था कि जो चीज़ मिकदार में कम होती है वो रिएक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। इसी तरह से यहाँ पे जिस स्टेप का रेट स्लो होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप अपीयर द रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन में भी हम वही मॉलिक्यूल्स लिखते हैं जो सबसे स्लो स्टेप में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब वो कहता है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो रेट इज इक्वल टू है K इंटू NO2 का स्केयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, सिर्फ NO2 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारे पास के जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं, NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इस रेट इक्वेशन में यहाँ पे NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये स्टेप एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। ये वाला रिएक्शन ये 2-3 स्टेप में कंप्लीट होता है। दिस इक्वेशन शोज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से हमें पता चला कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द इक्वेशन टेल्स अस दैट द रिएक्शन इन्वॉल्व मोर देन वन स्टेप। ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहे हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 आर इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है ना,
अब देखो ये रिएक्शन अब ओवरऑल हमने इस तरह से लिखा है कि दो मॉलिक्यूल्स NO2 और NO2 के पहले रिएक्ट करेंगे, NO3 और NO बनाएंगे, उसके बाद ये मजीद रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये अब ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब पहला स्टेप स्लो था, सेकंड क्या है, फास्ट है। अब एक केमिकल रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रहा है, तो अब इन दोनों में से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जो दोनों में से क्या होगा, स्लो होगा। तो ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, इन दो मॉलिक्यूल्स की, NO2 के दो मॉलिक्यूल्स के। और हमने यहाँ पे रेट इक्वेशन में K इंटू NO2 का स्केयर ही लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये तो फास्ट स्टेप में आ रही है, और फास्ट स्टेप हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तो नहीं होता। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड NO3 विच डज नॉट अपीयर इन फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ये फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन में नहीं आ रहा, इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट बच्चे एक बनता है हमारे पास, जब रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास रिएक्शन के दरमियान में, जो जल्दी से बन के जल्दी से खत्म हो जाता है। ठीक है, वो बनता है हमारे पास कोलिजन्स की वजह से। असल में बेटे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन होता है कोलिजन्स की वजह से। अब देखिए ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, NO2 के दो मॉलिक्यूल्स है, ये NO2 के दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, टक्कर खाएंगे। ठीक है, टक्कर खाने के बाद ये चीज बनेगी, जब तक ये कोलाइड नहीं ना करेंगे ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और इस कोलिजन के दरमियान में ये जो NO3 है ना, ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना है। देखिए पहले स्टेप में ये NO3 बना, अगले स्टेप में ये रिएक्ट कर गया। इस वजह से हमने इसको इस बड़ी इक्वेशन में, जो डायरेक्ट इक्वेशन है, इसके अंदर हमने इसको जाहिर नहीं किया, क्योंकि एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये बना और उसी वक्त क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। ठीक है, द रिएक्शन इंटरमीडिएट हैज टेम्परेरी एग्जिस्टेंस। इसकी टेम्परेरी एग्जिस्टेंस होती है एंड अनस्टेबल रिलेटिव टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के हवाले से ये क्या होता है, अनस्टेबल। This is a species with normal bonds and may be stable enough to be isolated under special conditions. This reaction is a clear example of fact that balanced chemical equation may not give any information about the reaction. उसमें इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी है, लेकिन अगर हम देखें तो ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में हुआ था, दो स्टेप्स में हुआ था, और इसमें NO3 भी फॉर्म हुआ था, जो कि इस इक्वेशन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और इस इक्वेशन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, हालांकि ये रिएक्टेंट में आती है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इधर स्लो स्टेप में नहीं है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक केमिकल रिएक्शन 3-4 स्टेप्स में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उन 3-4 स्टेप्स में से जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। ठीक है जी, समझ आ गई है जी, जज़ाकल्लाह जी।